धरती है एक सराय, हम सब उसके हैं मेहमान जैसे। कौन अपना यहाँ कौन पराया, मन का है सब ये जाल बिछाया। मन के सांची का ये जो स्थान है, यहाँ भगवान बुद्ध स्वयं नहीं है। यहाँ का जो विशेष इतिहास है वो सम्राट अशोक के काल से शुरू होता है। जब सम्राट अशोक उज्जैन के वाइसरॉय थे, उस समय उनका जो आना जाना था वो इसी रास्ते से था, और इसी रास्ते से आते जाते समय उन्होंने यहाँ के जो व्यापारी थे, बैंकर थे, उनकी बेटी देवी से शादी की। तो ये जो सांची है, सांची से कुछ किलोमीटर दूरी पर विदिशा है। विदिशा की रहने वाली उनकी पत्नी थी देवी, जिनका नाम था। तो देवी जो है उनका जन्म स्थान सांची ही था, और सम्राट अशोक का जब विवाह उनसे हुआ तो विवाह भी उनका सांची में ही हुआ। उनके विवाह का स्थान सांची ही था। और उसके पश्चात में जब सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जो धातु, जो कि 8 भागों में बांटे गए थे, उन स्तूपों को निकाला। आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध के जब धातुओं को 7 भागों में बांटा गया और एक 8वां जो कलश था, ऐसे 8 बड़े स्तूप बनाए गए थे। सम्राट अशोक ने सारे स्तूपों को खोदकर 84,000 भागों में बांटकर पूरे जम्मू द्वीप में, जिसे हम आज एशिया अगर हम कहें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सारे स्तूपों को खुलवाया था, परंतु ये सत्य नहीं है। एक स्तूप ऐसा था जिसे वो खोल नहीं पाए थे, और वो कौन सा स्तूप था मालूम है? वो स्तूप था भगवान बुद्ध का ननिहाल देवदह, जहाँ की माता महामाया, माता महाप्रजापति का जन्म स्थान था। रामाग्राम स्तूपा, अगर आप लोग कभी जाएंगे लुम्बिनी, आप लोग जाते हैं तो लुम्बिनी से पहले एक भैरवा जगह पड़ती है। तो भैरवा, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जब नेपाल में एंट्री करते हैं तो थोड़ी दूर चलने पर भैरवा से हम राइट पड़ते हैं तो देवदह रामाग्राम स्तूपा, अगर आप ट्रैवल वाले को बोलेंगे कभी भी तो वो लेकर जाता है वहाँ। तो वो नदी के किनारे बना हुआ था, नाग नदी के किनारे। और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ नागों का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि वो भगवान बुद्ध के धातुओं की इतनी प्रकट रक्षा करते थे कि सम्राट अशोक वहाँ का स्तूप खोल ही नहीं पाए। तो वो एकमात्र स्तूप आज भी वहाँ पर है, जहाँ पर अभी हम रिसेंट में होकर आए दिसंबर में। वो एकमात्र स्तूप ऐसा है जिसे सम्राट अशोक नहीं खोल पाए थे, और उसके पहले जो स्तूप वहाँ बना तो भगवान बुद्ध के धातु वहाँ पर वैसे के वैसे ही रखे गए हैं। बाद में बाढ़ आई, कई चीज़ें आई, तो बाढ़ के साथ में वो धातु बह गए, फिर नागों ने रक्षा की। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के वो जो धातु रामाग्राम स्तूपा में थे, अभी वो रामाग्राम स्तूपा में भी नहीं है, बल्कि पानी में जो पीछे नदी जाती है, उस पानी में नीचे जहाँ नाग रहते हैं, नागों का, वहाँ पर वो भगवान बुद्ध के धातु है। नागों ने भी अभी भी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सम्राट अशोक यहाँ पर उनकी शादी यहाँ पर हुई, उनकी पत्नी यहाँ की थी, यहाँ हमेशा उनका आना जाना था। तो जब उन्होंने स्तूप बनवाने की शुरुआत की तो सांची ऐसा स्थान था जहाँ पर उन्होंने पहला स्तूप बनाया। सम्राट अशोक ने जितने भी स्तूप बनाए उसमें सबसे पहला स्तूप ये सांची का स्तूप बनाया, सबसे पहला स्तूप। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के धातु रखे गए थे। तो यहाँ जैसे आप स्तूप का आकार देखते हैं तो भगवान बुद्ध के धातु बीच में रखे गए, सेंटर में, उसके ऊपर में ये गुंबद बनाया गया। ये तो बाद में था, रिनोवेशन जब हुआ, लेकिन उस समय में मिट्टी का और जिस भी चीज़ का बनाया जाता था वो बनाया गया। उसके ऊपर में ये वेदिका बनाई गई, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऊपर में जो चाकू आपको दिख रहा है, फिर उसके बीच में पिलर खड़ा किया गया। एक पिलर को येष्टि बोलते हैं, येष्टि, और 3 छत्र बनाए गए ऐसे। तो ये छत्र किसकी रक्षा कर रहे हैं? धातुओं की रक्षा कर रहे हैं। इसके सेंटर में बिल्कुल धातु, तो इनकी रक्षा कर रहे हैं। और ये छत्र जो है 3 बनाए जाते थे, 3 रत्न मानकर, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न, 3 छत्र, और भगवान बुद्ध के धातुओं की ये रक्षा कर रहे हैं। तो उस समय में ऐसा बनाया गया। फिर सम्राट अशोक के काल के बाद में कई लोग यहाँ पर आते गए। शुंग डायनेस्टी शुरू हुई, पुष्यमित्रा शुंग का हम जानते हैं। फिर उसके बाद सत्यवाहन, फिर गुप्त एम्पायर आया। ऐसा करते करते ये 11वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक खूब अच्छा पला पोसा, और खूब राजाओं ने आकर इसका संरक्षण किया। बहुत से राजाओं ने आकर इसका संरक्षण किया।
लेकिन 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद में जब नालंदा को नष्ट किया गया, इसके बाद में ये स्तूप भी खंडहर बनता चला गया। लेकिन अभी आधुनिक काल में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर राज था, तो उस समय एक ब्रिटिशर थे, उनका नाम था टेलर करके था, कुछ हेनरी टेलर, जो उस समय भारतीय पुरातत्व में कार्यरत थे। उन्होंने 1881 में 1881 में अनागरिक धम्मापाल जी से भी पहले, अनागरिक धम्मापाल जी भारत आए 1891 में, जिस सन में बाबा साहेब का जन्म हुआ, तो उससे 10 साल पहले 1881 में वो टेलर जो थे उन्होंने इसको खोज निकाला और फिर इसका जो है सारा डॉक्यूमेंटेशन, इसका इतिहास क्या है वो सारा खोजना शुरू किया। और उस खोज के दौरान में जो ये पहला नंबर का स्तूपा है, एक दूसरा नंबर का स्तूपा है और फिर तीसरे नंबर का स्तूपा है। जो तीसरे नंबर का स्तूपा था उसमें से कलश निकला और कलश में धातु निकले सारीपुत्र और मोगलाना। उस समय तो सारीपुत्र मोगलाना के धातु निकले। फिर 1881 से लेकर के और 1919 तक 1919 तक 38 सालों में इसका पूरा संरक्षण ब्रिटिशर्स ने किया। और फिर उसके बाद में 1989 में, यानी कि हाल ही में, आप लोग कुछ उससे पहले जन्म भी लिए होंगे, 1989 में इसको विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया इस साइट को। तो ये पूरी इसकी मान्यता है। सांची का महत्व श्रीलंकन लोगों के लिए भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जब खुदाई हो रही थी 1891 में अनागरिक धम्मापाल जी यहाँ आ चुके थे और उसके बाद जब इसका खुदाई चल रही थी तो उसमें अनागरिक धम्मापाल जी, उसके बाद में कनिंघम और डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारे इसमें सम्मिलित थे खुदाई में। इसलिए भी श्रीलंकन लोगों के लिए महत्व बढ़ जाता है। और एक और महत्व की बात श्रीलंकन लोगों के लिए है कि जो श्रीलंका में धर्म की शुरुआत हुई भिक्षु महेंद्र के द्वारा, तो भिक्षु महेंद्र जो थे वो उनका ननिहाल यही था, क्योंकि उनकी जो माँ थी देवी, सम्राट अशोक की पत्नी, वो यहीं की थी। तो महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा और एक और बेटा था उनका उज्जैनिया। सम्राट अशोक की 5 पत्नियाँ थीं, जिसमें से एक पत्नी देवी थी यहाँ की, और देवी से उनको 3 बच्चे थे, उज्जैनिया, महेंद्र और संघमित्रा। और महेंद्र और संघमित्रा जो है उनकी वजह से आज श्रीलंका में धर्म पहुँच पाया था। इसीलिए श्रीलंका के लोगों का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है कि जिसने वहाँ पर श्रीलंका के टापों पर धर्म की शुरुआत की, महेंद्र भंते जी ने, उनका शुरुआत, उनका ननिहाल, उनकी माँ वो यहाँ की रहने वाली थी। दूसरा, जब महेंद्र भिक्षु भारत से रवाना हुए श्रीलंका जाने के लिए, तो उनकी माँ उस समय अपने मायके में यहाँ पर थी। तो पहले वो यहाँ पर आए, अपनी माँ से मिले और फिर यहाँ से वो रवाना हुए और फिर कभी भारत लौट कर वापस नहीं आए। अपना परिनिर्वाण भी उन्होंने श्रीलंका में ही प्राप्त किया। यानी कि अगर भारत से रवाना होने की बात देखें तो महेंद्र भिक्षु यहीं से रवाना हुए थे। इसीलिए भी श्रीलंकन लोगों के लिए इस जगह का महत्व बढ़ जाता है। संघमित्रा जो है उनका वर्णन मिलता है कि वो नाला सोपारा जो मुंबई है, वो नाला सोपारा से रवाना हुई थी श्रीलंका जाने के लिए। तो इसीलिए भी श्रीलंकन लोगों के लिए यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। तो अभी हाल ही में 1819वीं शताब्दी में इसकी पूरे तरह से पुनर्निर्माण हुआ। इसका समय समय पर सम्राट अशोक ने सिर्फ स्तूपा का निर्माण कराया था, लेकिन समय समय पर आकर के बाकी राजाओं ने उसकी जो बाहर की बाउंड्री है, सीढ़ियाँ है, लोगों के परिक्रमा करने के लिए ये सारा जो है इसका निर्माण करना है। फिर उसके बाद में आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, कलाकृतियों की, तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में यदि आर्किटेक्चर कहीं पर भी पढ़ाया जाता है तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सांची का वर्णन ना हो। क्योंकि सांची की जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस है वो इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत और इतना सुंदर तरीके से वो कलाकृति की गई है कि उसे कोई बड़े से बड़ा आर्किटेक्चर भी होगा तो फिर उसे वो नकार नहीं सकता है। और इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पे जो तोरण गेट बने हैं चारों तरफ में, ये चारों तोरण गेट पर जो है अलग अलग प्रकार की घटनाएँ भगवान बुद्ध के काल की वर्णित हैं यहाँ पर। और कई सारे जो उस समय ग्रीक लोग थे, गांधार शैली के थे, तो समय ऐसा नहीं कि एक ही बारे में पूरे तोरण गेट पर डिज़ाइंस बन गए, नहीं। पहले सिंपल दरवाजे बनाए गए, तोरण गेट बनाए गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आते गए उन्होंने अपना कार्विंग कर करके खुदाई कर करके नक्काशियाँ उसको निकाली सुंदर सुंदर। भगवान बुद्ध के जीवन से घटना जो है, माता महामाया की घटना हो, कमल का पुष्प हो, बहुत सारे कमल के पुष्प बने हैं, सिद्धार्थ का गृह त्याग का वर्णन हो, भगवान बुद्ध के कुशीनगर में जो युद्ध छिड़ने वाला था धातुओं के ऊपर में, जब भगवान बुद्ध के
महापरिनिर्वाण के बाद उनके धातुओं को 7 भागों में बांटा गया। तो वो जो दृश्य हो वो भी दृश्य इसमें मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा एक वर्णन और मिलता है कि सम्राट अशोक जब पाटलिपुत्र जाया करते थे, सम्राट अशोक का जन्म स्थान पाटलिपुत्र था, पटना जिसे आज हम बोलते हैं बोधगया के पास में। तो वहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, जो एक और पत्नी थी तिस्सरथी जिसका नाम था, तो उसको बोधि वृक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी बोधगया की। तो सम्राट अशोक जब बोधगया गए और उन्होंने देखा वो तो बड़ा उदास हुए बोधि वृक्ष को देख करके, क्योंकि बोधि वृक्ष की स्थिति बहुत ख़राब कर चुकी थी। उसकी पत्नी ने भी, तिस्सरथी ने भी बहुत ख़राब की थी, उसकी देखभाल नहीं हो रही थी, वो पूरा सूख चुका था, जलने जैसी अवस्था में वो आ चुका था। तो उस समय में सम्राट अशोक बहुत उदास हुए। तो वो दृश्य भी हमें तोरण गेट पर मिलता है कि वो बोधि वृक्ष के पास में खड़े हैं और उनका मुँह बहुत उदास जैसा दिखाया गया उसके नक्काशी में। फिर उसके बाद सम्राट अशोक ने उसकी जिम्मेदारी, बोधि वृक्ष की जिम्मेदारी अपने हिस्से में ली कि मैं आज से इसका जो है संरक्षण करूँगा। तब उन्होंने फिर से बोधि वृक्ष को जो है पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तो ये सांची का पूरा जो महत्व है वह बढ़ जाता है। तो सांची से लेकर सतखारा, विदिशा, ये पूरा स्थान सम्राट अशोक का सोनागिरी सोनारी से, तो सम्राट अशोक का ये पूरा सत्तारा, स्थान जो है, उदयगिरी। ये पूरा राउंड रहा, ये हमेशा उनका आने जाने का स्थान रहा। इसीलिए इसका महत्व बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत बढ़ जाता है और भगवान बुद्ध के धर्म से कहें तो इससे भी बहुत बढ़ जाता है। ये सारीपुत्र मोगलाना के जो धातु यहाँ पर मिले हैं, आप लोगों को ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में आखिरी जो सैटरडे संडे होता है तो उस समय में धातुओं का दर्शन कराया जाता है। और फिलहाल जो धातु है तो ये भगवान की जो प्रतिमा रखी है पीछे है, उसके नीचे में वो धातु रखे जाते हैं पूरे साल में जो है, और उसे केवल नवंबर में जो है लोगों के दर्शन के लिए उसे खोला जाता है। तो ये सांची का जो है पूरा ये इतिहास है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि भद्र जी जो हैं, हम माँ बोधि सोसाइटी से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, आप लोगों को मालूम है 2023 से हमारा महाबोधि में शिविर हुआ, श्रावणी शिविर। और बंदेपी शिवली जी जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहता है भिक्षुणी संघ को। फिर बोधगया में 2024 में शिविर हुआ, और अभी यहाँ आने से पहले मैं बोधगया में थी, तो एक सप्ताह का जो वहाँ पर ट्रेनिंग था वो भी महाबोधि सोसाइटी में ही था। पूरे रहने की और भोजन की व्यवस्था महाबोधि सोसाइटी ने ही की थी। तो कल रात को जब मैंने शिवली भंते जी को मैसेज किया कि भंते जी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, तो भंते जी ने भंते जी को सूचित किया और